की, जहां पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का आज़ादी मार्च, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। लाहौर से इस्लामाबाद की ओर कूच उन्होंने किया। इस दौरान इमरान खान ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में गैर जिम्मेदार सियासत नहीं है और भारत की विदेश नीति भी अच्छी है। इस शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च हम निकाल रहे हैं, हम कानून का पालन भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ की तरह भगौड़ा नहीं हूँ, मैं ISIS की पोल खोल दूंगा, मैं ISI को कमजोर करना नहीं चाहता। ये तमाम वो बातें, क्योंकि आज कुछ स्वर बदले हुए नजर आए। ये जब प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे तो इसी भारत की नीति की समीक्षा की जगह उसकी आलोचना वो करते थे। उसी भारत की विदेश नीति और सरकार की जो सियासत थी उसके बारे में आलोचनाएं करते थे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते थे। और अब जो बयानबाजी है अब वो उनकी तरफ से होती थी। लेकिन अब जब ये मार्च निकाला जा रहा था तो भारत की विदेश नीति भी अच्छी लग रही थी, भारत की सरकार की सियासत भी अच्छी लग रही थी। और साथ ही पाकिस्तान में जिस तरह से गृह युद्ध को लेकर संकट बना हुआ है, उस स्थिति को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे हैं, हम किसी भी प्रकार की हिंसा के समर्थन में नहीं है। लेकिन अगर हिंसा इसमें होती है, अगर सेना उस तरह से काम करती है और इशारों पर अगर काम करती है, तो फिर जो एजेंसियां वहां पर एक्टिव है, उन्होंने इस नाम भी यहाँ पर लिया, ISI का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जरूरत पड़ती है तो उसके भी कच्चे चिट्ठे खोल दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इस बयान के भी बहुत सारे अर्थ, यानी कि जब खुद प्रधानमंत्री थे तभी भी क्या इस चीज को जानते थे, और अभी जिस शहर पर ये संगठन, आतंकी संगठन वहां पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी अभी तक चुप्पी के साधे हुए थे। लेकिन अब अगर मार्च में कुछ भी होता है तो उन्होंने कहा कि इसकी भी जानकारी वो साझा कर सकते हैं। लेकिन वो स्थिति को उस स्थिति में अगर बनती हुई नजर आती है, वो स्थिति अगर बनती हुई नजर आती है तो फिर उन्हें मजबूरन करना होगा, क्योंकि वो चाहते भी नहीं। ये तमाम वो सारी बातें जो कि उन्होंने आज़ादी मार्च, जिस मार्च का नाम उन्होंने आज़ादी मार्च दिया, उस दौरान उन्होंने कहा। तो वहीं हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर भी आज हुआ। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ सुरक्षा पर ये मंथन हुआ। सभी राज्यों के गृह मंत्री वहां पर मौजूद रहे और शिविर में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिविर को लेकर जानकारी दी। शुरुआत उन्होंने कही। चिंतन शिविर के दूसरे दिन पीएम मोदी का संबोधन। उन्होंने कहा कि नीति और रीति कानून व्यवस्था के लिए काफी अहम है। NDRF के प्रति देशवासियों में उत्साह बढ़ा। जनता के मन में विश्वास के लिए सुरक्षा जरूरी है। जनता के मन में अगर विश्वास बरकरार रखना है, विश्वास को बनाए रखना है, तो उसके लिए उनमें सुरक्षा की भावना भी होना जरूरी होगा। देश की बेहतरी के लिए मिलजुल कर काम करे राज्य, क्योंकि राज्यों की बेहतरी उसी में संग्रहित है। अगर राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो न सिर्फ राज्यवार बल्कि पूरे देश की बेहतरी हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल अमृत पीढ़ी के निर्माण के लिए है। पंच प्राणों के संकल्प को धारण करना होगा। देश के सामर्थ्य में हर नागरिक का सामर्थ्य निहित है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश में त्योहारों का सीजन है। देश में शांति से त्योहार सभी मनाएं। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य से प्रेरणा ले। राज्य आपस में तालमेल से काम करे। तालमेल से काम करने की नसीहत यहाँ उन्होंने, या फिर मंत्र से कह लीजिए, आज उस शिविर के दौरान, चिंतन शिविर जिसे नाम दिया गया, सभी राज्यों के गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी। 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में भव्य समारोह इसके लिए आयोजित किया जा रहा है और केवड़िया में राष्ट्रीय एकता की शपथ अमित शाह दिलवाने वाले हैं। ये तैयारियां लंबे समय से जारी है। राष्ट्रीय एकता की शपथ यहां पर अमित शाह दिलवाने वाले हैं। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को पत्र भी लिख दिया है और पूरे देश में 75,000 एकता दौड़ आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है। देश में 750 जिले और हर जिले में 100 एकता दौड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह का आयोजन ये रहेगा और इसी दिन सिविल सर्विसेज प्रशिक्षकों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुल मिलाकर के जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी कर चुकी है अब सरकार, और उसी के साथ में सिविल सर्विसेज प्रशिक्षकों को भी संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करने वाले हैं। अगले साल फिजी के नांजी में होगा विश्व हिंदी सम्मेलन और फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका शुभंकर कर दिया है। वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। शुभंकर इसे नाम दिया गया है वेबसाइट को, जिसका लोकार्पण आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से ये सम्मेलन आयोजित होगा। देखिए, इसमें एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होगी जिसके माध्यम से शुभंकर का
चुनाव हुआ। 1436 प्रविष्टियां मिली, जिसमें से 78 पर अंतिम रूप से विचार किया गया। मुंबई के मुन्ना कुशवाहा के द्वारा शुभंकर बनाया गया था। एक वेबसाइट डिजाइन की गई थी पूरी तरह से इसे समर्पित, हिंदी भाषा को समर्पित। क्या उसमें बहुत बारीक बारीक चीजें भी रखी गई होगी, क्योंकि 1436 प्रविष्टियों में से 78 पर सीरियसली बातचीत की गई, जिसमें से शुभंकर का चयन हुआ। विजेता को 75,000 का नगद पुरस्कार भी मिलने वाला है। गुजरात के वडोदरा में लगेगा परिवहन विभाग का कारखाना और वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे C-29MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इस कारखाने के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। और देखिए, मेक इन इंडिया के तहत भारत में परिवहन विमानों का निर्माण जारी है। इस तरह के विमानों का निर्माण यहाँ ये चीज भी दर्शाता है कि मेक इन इंडिया का जो सपना था वो लगातार कार्य कर रहा है, वो लगातार साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। भारत में सैन्य परिवहन विमानों का पहला कारखाना यहाँ पर होगा, जो कि गुजरात के वडोदरा में होगा। ये अपने आप में एक उपलब्धि भी, क्योंकि गुजरात के वडोदरा में ये पहला ऐसा कारखाना जिसमें इस तरह के विमानों का निर्माण जब शुरू होगा तो फिर बाहर से इस तरह के विमानों की खरीद की कोई जरूरत रह नहीं जाएगी। संयुक्त उपक्रम में एयरबस और टाटा की 2 कंपनियां इसमें शामिल हैं। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक पत्र लिखा कि देशवासियों की इच्छा है कि नोटों पर श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए। केजरीवाल ने पीएम को भेजे हुए पत्र को ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि मैं पत्र के अंदर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए तमाम चीजें लिखी। उन्होंने लिखा कि मैंने पीएम को पत्र लिख 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से निवेदन उनसे किया। पत्र में उन्होंने लिखा, आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी के 75 साल के बाद भी भारत विकासशील गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे देश में आज भी लोग इतने गरीब क्यों हैं? एक तरफ हम देशवासियों को कड़ी मेहनत करने की जरूरत बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हम भगवान का आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। हमें भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए ताकि हमारे प्रयास जो हैं वो फलीभूत हो पाए। लेकिन अब देखिए, इस चीज़ के कई अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। इसे कहीं ना कहीं हिंदुत्व कार्ड भी कहा जा रहा है कि चुनावों से ठीक पहले और दीपावली के मौके पर इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग करके उन्होंने एक ट्विटर पर पहले माहौल क्रिएट किया, उसके बाद में आज ये पत्र भी लिखा, जिसको लेकर अब सुर्खियां भी बनी हुई है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं हर दल की ओर से भी आ रही है। और चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज 51वां दिन रहा। आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले से येली गंदला से यात्रा शुरू हुई। 23.3 किलोमीटर की यात्रा में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी आज साथ रहे और आज रात महबूब नगर में भारत जोड़ो यात्रा रुकने वाली है। सुबह करीब 6:10 पर यात्रा आज शुरू हुई। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश रहे, केसी वेणुगोपाल रहे, पार्टी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, पंजाब पीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग सहित कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आज भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुए। तो वहीं नोटों पर फोटो को लेकर आरजेडी की अजीबोगरीब मांग अब आपको बता देते हैं। आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने ये मांग की है कि नोटों पर लालू यादव और कपूरी ठाकुर की तस्वीर हो। लालू ने कार्यकाल के दौरान भारतीय करेंसी को ऊपर उठाया था, घाटे में चल रही रेलवे को मुनाफे में बदला था। केजरीवाल ने देखिए लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग की थी, लेकिन इस मांग को अब और भी ज्यादा एडवांस करते हुए आरजेडी की ओर से इस पर अजीबोगरीब मांग रखी गई है। उनका तो कहना है कि तस्वीर होनी चाहिए लालू यादव की, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय रेल को उन्होंने मुनाफे में लाकर खड़ा किया था और भारतीय करेंसी भी इससे बढ़ी थी। लेकिन अब जो फोटोग्राफ से जुड़ा हुआ भारतीय करेंसी पर ये जो सिनेरियो था वो ना सिर्फ आम आदमी तक रह गया है, बल्कि अलग अलग दल भी इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये बड़ी बैठक मध्य प्रदेश कांग्रेस की होगी। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल होंगे, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और देखिए अंतिम रूप दिया जाना शुरू भी हो गया है, क्योंकि इस बैठक से पहले 30 अक्टूबर को मालवा निमाड़ के कांग्रेस के नेता मुलाकात करने वाले हैं। जितने भी बड़े चेहरे कहे जाते हैं उनकी मुलाकात रहेगी।
हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा की टीम से मुलाकात वो करेंगे और उसके बाद जब मध्य प्रदेश से होकर अलग अलग हिस्सों से होकर ये यात्रा गुजरेगी तो क्या वहां तैयारियां की जा रही है, इसे भी इस बैठक के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की दूसरी बैठक में उन्होंने चर्चा की। ब्राजील के स्वास्थ्य निगरानी सचिव अर्नाल्डो कोरेडियो के साथ उन्होंने चर्चा की। डिजिटल स्वास्थ्य और फार्मा में अनुभव और ज्ञान साझा करने पर यह चर्चा बेसिकली रही, जहां दुनिया में भारत ब्राजील साझेदारी की विशाल क्षमता पर भी उन्होंने चर्चा की। कहा ब्राजील ने आगामी ट्रोइका साझेदारी के हिस्से के रूप में आश्वासन दिया और वो तमाम सारी बातें जो कि आज उन्होंने G20 स्वास्थ्य शिविर के दौरान की। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भारी बजट स्वीकृत हुआ है। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और देखिए, यूपी में जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था कही जाती है और पुलिस महकमे को हर समय मुस्तैद रहने की जिस तरह से खुद एक मैंडेट यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का है, वो अब इसी तरह से बरकरार रही। उसमें क्या एडवांसमेंट की जा सकते हैं, उसके लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। जल्द ही बॉडी वॉर्न कैमरे, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लेस होगी पुलिस। इसके लिए ये इतनी बड़ी जो अमाउंट है वो भी क्लियर कर दी गई है। 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनेगी। यूपी के वो 10 जिले जिन्हें चिन्हित किया गया है, उसमें हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, जिससे जो साइबर क्राइम है या फिर किसी भी अपराध के समय जितनी भूमिका सोशल मीडिया की रहती है, मॉनिटरिंग के जरिए कई दफा चीजें खुल जाती है, कई केसेस इसी से खुल जाते हैं जो काफी पेचीदा होते हैं, उसको लेकर मॉनिटरिंग सेल 10 जिलों में बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई जाएगी, यानी कि और ज्यादा बेहतरी लॉ एंड ऑर्डर भी किस तरह से की जा सके उसको लेकर क्विक रिस्पांस टीम बनाई जाएगी। 1200 बॉडी वॉर्न कैमरों के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर विमेन के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। 30,000 पोस्टमार्टम किट के लिए 6 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर के पूरी जो अमाउंट है, ये भारी बजट स्वीकृत किया गया है यूपी पुलिस को और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए। केवड़िया में आदिवासी बच्चों का बैंड प्रस्तुति देगा। 31 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ये बैंड प्रस्तुति देगा। एक समय में अंबाजी मंदिर में भीख मांगते थे बच्चे, लेकिन देखिए समय का पहिया घूमा और ये बच्चे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। मोदी के प्रोत्साहन के बाद केवड़िया में प्रदर्शन इनका रहेगा। बैंड ने इससे पहले 30 सितंबर को भी प्रस्तुति दी थी और मोदी के अंबाजी के दौरे के दौरान ये प्रस्तुति दे चुके हैं पहले से ही। अंबाजी कस्बे के आदिवासी बच्चों का ये संगीत बैंड है, जिसकी एक बार फिर से झलक 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब ये परफॉर्मेंस देंगे तो नजर आएगी। आतंकवाद पर मुंबई में यूएन की आज एक बड़ी बैठक हुई, उसकी अब बात करेंगे। देखिए, 26/11 के हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बड़ा बयान आया और उनके बयान के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि 26/11 को कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि 26/11 सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर एक हमला था। जिस तरह से सुनियोजित वो हमला था, जितने लोगों की जान उसमें चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि 26/11 के गुनहगारों को सजा दिलाने का काम अधूरा अब तक है। 26/11 के मास्टरमाइंड को अब तक सजा नहीं मिली है। जो गुर्गे थे उन्हें तो सजा मिल चुकी है, कुछ तो मारे गए और कसाब को भी उसके बाद फांसी हो गई थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड है उसे अभी तक सजा नहीं मिली। और कहीं ना कहीं मन में जो ठेस है, मन में जो कसक है, वो इसी चीज की कि 26/11 का मास्टरमाइंड अभी तक खुला घूम रहा है। जयशंकर ने 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की और कुल मिलाकर के जो बयान था उनका वो बड़ा इस नजरिए से भी समझा जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना और आतंकवाद के खिलाफ जो कितनी बड़ी ज्वलंत समस्या पूरे विश्व के सामने अभी है, 26/11 जिसका एक इतना बड़ा दंश था जिसे कोई आज भुलाए भी नहीं भूल पाता। लेकिन उनका ये कहना कि अभी भी जो बदला था, जो रिवेंज था, वो अधूरा है। 3 महीने में सोशल मीडिया एपिलेट पैनल बनाने की तैयारी, क्योंकि एक से ज्यादा प्रिवेंस एपिलेट कमेटी GAC बनाने की तैयारी है। IT एक्ट के तहत 2021 के IT नियमों में संशोधन भी किया गया है और स्वायत्त एजेंसी बनाने की मांग संबंधित कंपनियां कर रही है, लेकिन सरकार का ग्रीवेंस एपिलेट कमेटियां बनाने पर जोर है।
कमेटियों के जरिए अदालत पहुंचेंगे। सोशल मीडिया के मामले भी, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो भी मसले हैं वो इन कमेटियों के जरिए अदालत तक पहुंच पाएंगे। देखिए, अगले कुछ दिनों में अधिसूचना जारी करने की तैयारी भी इसके लिए कर दी गई है और अधिसूचना के जारी होने के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस पैनल को बनाने की तैयारी है वो भी साकार होते हुए नजर जल्द ही आएगी। उत्तराखंड में डीजल पेट्रोल ऑटो पर लगेगी रोक। देहरादून ऋषिकेश में डीजल पेट्रोल संचालित ऑटो बाहर कर दिए जाएंगे क्योंकि एनजीटी के निर्देश पर इस रोक को लगाया जाएगा। दरअसल पॉल्यूशन कम करने को लेकर 2019 में एनजीटी ने इस आदेश को दिया था। 1 नवंबर को गढ़वाल आयुक्त कैंप कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। आरटीए की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव भी जल्द ही सामने आएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली में छठ पूजा पर डीएम के बड़े फैसले। अब यमुना घाट पर नहीं होगी छठ पूजा क्योंकि एनजीटी के आदेश को लेकर निर्देश दिए गए हैं। कालिंदी कुंज में भी छठ पूजा पर रोक लगाई गई है। यमुना नदी में पूजा सामग्री डालने पर भी रोक लगाई गई है और वैकल्पिक घाट बनाकर छठ पूजा करनी होगी। यानी कि जो रोक लगी है उसके अलावा अब ये भी एक तरीके का उपाय है कि वैकल्पिक घाट वहीं पर बना लिया जाए, उसके बाद भी छठ पूजा वहीं पर करनी होगी। वैकल्पिक घाट बनाने का प्रशासन का दावा है। उनका कहना है कि यहाँ तो पूजा हम नहीं करने देंगे, लेकिन इसके लिए एक वैकल्पिक घाट तैयार किया जाएगा, उसके बाद में वहीं पर छठ पूजा लोग कर पाएंगे। रूसी हमले के बीच यूक्रेन में डटे भारतीय मेडिकल छात्र देखिए बार बार एडवाइजरी के बाद भी यूक्रेन छोड़ने के लिए ये छात्र राजी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह में दूसरी दफा एडवाइजरी जारी की। इससे पहले जब एडवाइजरी जारी की थी तो यही कहा था कि जल्द से जल्द यूक्रेन ये छात्र छोड़ दे और अपने वतन वापसी कर ले, लेकिन दूसरी बार एडवाइजरी जारी की है। 30 दिन के परमिट पर हंगरी, स्लोवाकिया भारतीय स्टूडेंट्स पहुंच रहे थे और तनाव वहां पर बढ़ा है। लेकिन बढ़े तनाव के बीच भी वहीं से ऑनलाइन क्लासेस मेडिकल छात्र ले रहे हैं और इस वजह से जो यहाँ उनके अभिभावक हैं, घर वाले हैं, वो बेहद चिंतित। लेकिन बढ़े हुए तनाव के बावजूद स्टूडेंट्स ने यूक्रेन में रहने का ही तय किया है कि यूक्रेन में ही रुकेंगे। उनका कहना है कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सभी को एडमिशन पर असमर्थता जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस तरह से विकल्प अब कुछ उनके पास में रह नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में सभी को एडमिशन नहीं दिया जा सकता, ये भी बात कही है। लेकिन सवाल यही कि नीट में कम अंकों के चलते भारतीय कॉलेजों में जगह उन्हें नहीं मिली। अब विकल्प भी नहीं है तो कैसे कठिन समय में भी यूक्रेन ही रहेंगे, और अगर रहते हैं तो वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किस पर होगी, क्योंकि प्रशासन और सरकार तो लगातार एडवाइजरी पर एडवाइजरी जारी कर यही कह रहा है कि आप वतन वापसी करें और यहीं आप सुरक्षित रह पाएंगे।